नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी ब्योमकेश और वरद बाबू। इस सीरीज के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेखक हैं सरदेंदु बंदोपाध्याय। जब आप किले में प्रवेश करेंगे तो गंगा की ओर जाने वाले बाएं तरफ के मार्ग के अंत में कैलाश बाबू का घर मिलेगा। एक तरीके से तो सुनसान ही जगह है। एक छोटी 4 दीवारी वाले उद्यान के बीच में 2 मंजिला भवन है, जिसके आसपास 4 दीवारी के किनारे किनारे देवदार के वृक्ष लगे हुए थे। उसकी अवस्थिति को देखकर समझा जा सकता था कि हत्यारे को अपने पकड़े जाने का कोई भय नहीं था। वरद बाबू हमें सीधे कैलाश बाबू के पहली मंजिल पर स्थित शयन कक्ष में ले गए। उनके कमरे में किसी तरह की कोई सजावट नहीं थी। कमरे के बीचों बीच केवल लोहे की एक चारपाई पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर कैलाश बाबू एक तकिए के सहारे लेटे हुए थे। एक नौकर दौड़कर कुछ कुर्सियां ले आया और कमरे में लैंप जलाकर चला गया। मिट्टी के तेल वाली लालटेनों में से काफी धुआं निकलता था, जिससे छत खराब हो जाने का डर उसे नीचे ही रख दिया गया। मुंगेर में उन दिनों बिजली का प्रकाश नहीं था। कैलाश बाबू की हालत देखने के बाद उनके स्वास्थ्य के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनकी चमड़ी का रंग गोरा था, परंतु बीमारी ने उसे विवर्ण कर दिया था और वह निर्जीव दिखाई देने लगे थे। चेहरे पर उगी खूंटीदार दाढ़ी ने उनके चेहरे को अपेक्षाकृत अधिक कमजोर बना दिया था। वर्षों की बीमारी से पीड़ित कैलाश बाबू की आंखें अस्थिर हो गई थी और उनकी आवाज में असंतोष की तीव्रता थी। अपना परिचय देने के बाद हम लोग बैठ गए। ब्योमकेश खिड़की के पास गए। उस कमरे में पश्चिम की ओर केवल एक खिड़की थी, जहां से नीचे वाला उद्यान साफ दिखाई देता था। थोड़ी दूर पर बहने वाली गंगा को देवदार के झुरमुटों के बीच से देखा जा सकता था। वहां कोई अन्य मकान नहीं था और 4 दीवारी के अंत में गंगा का रेतीला किनारा शुरू हो जाता था। ब्योमकेश ने बाहर की ओर देखते हुए कहा, खिड़की की ऊंचाई जमीन से 15 फीट है। अविश्वसनीय है। कमरे पर उत्सुक निगाहें डालते हुए वह भी बैठ गए। हमने थोड़ी देर तक कैलाश बाबू के साथ अलौकिक घटनाओं के बारे में चर्चा की, लेकिन मामले पर कोई ताजा रोशनी नहीं पड़ी। हमने महसूस किया कि कैलाश बाबू असाधारण रूप से एक अड़ियल आदमी थे। उन्होंने भूत देखने की बात पर कोई अविश्वास नहीं जताया। उनकी बातचीत से ऐसा लगा मानो वे अत्यंत भयभीत थे, परंतु इसके बावजूद वे उस भूतहे मकान को छोड़कर कहीं अन्य जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिल की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें अपना निवास बदलने का सुझाव दिया था। उनके चिंतित साथी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे किसी बीमार बच्चे की तरह उसी घर में टिके रहने पर अड़े हुए थे। उन्होंने वहां से हिलने से इनकार कर दिया। अचानक कैलाश बाबू ने ऐसी बात कही जिसने हमें चौंका दिया। हर एक आदमी मुझे यह घर छोड़ने के लिए कहता है, उन्होंने अपनी पारंपरिक चिड़चिड़ी आवाज में कहा। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो उससे मुझे क्या मदद मिलेगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊंगा यह घटना वहाँ भी होगी। इन भूतही कहानियों के पीछे का असली कारण तो कोई नहीं जानता। इसे तो केवल मैं ही जानता हूँ। आप लोगों के मन में शायद यह विचार है कि बैकुंठ बाबू की आत्मा यहाँ बार बार चक्कर लगाती है। कतई सच्चाई नहीं है इसमें। असली कहानी इससे बिल्कुल भिन्न है। आपके कहने का क्या अर्थ है? हमने उत्सुकता पूर्वक पूछा। बैकुंठ क्या खाक यहाँ आएगा? यह एक राक्षस का कृत्य है। मेरा अपना पुत्र मुझे परेशान कर रहा है। क्या? कैलाश बाबू का विवर्ण चेहरा थोड़ा चमक उठा। सीधे बैठते ही उन्होंने आवेशित स्वर में कहा, हाँ, मेरा निकम्मा लड़का कुत्तों की सोहबत में पड़ गया है। एक भले आदमी का अकेला लड़का और एक जमींदार का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के बावजूद वह दुष्टों का साथ दे रहा है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है? क्योंकि मैंने उस बदमाश को अस्वीकार दिया, इसलिए वह मेरे पीछे पड़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे एक पाखंडी गुरु मिल गया है। मुझे बताया गया है कि वे दोनों शमशान में इंसानी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे दरवाजे की घेराबंदी कर दी। मैंने चौकीदार से कहकर उन्हें वहां से भगा दिया था, इसलिए अब उन्होंने हमारे पीछे एक राक्षस छोड़ दिया है। लेकिन वह कितना बुरा बेटा है, क्या आप लोग इसके इरादे से में कोई अनुमान लगा सकते हैं? मेरा दिल कमजोर है, अतः वह चाहता है कि भूत देखकर मैं डर जाऊं और मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। उसकी संपूर्ण इच्छा यही है।
मेरी मौत के बाद मेरा प्रिय पुत्र अपने दुष्ट गुरु के साथ बिना किसी रोक टोक के विरासत में मिली संपत्ति को लुटाते हुए गुलछर्रे उड़ाना चाहता है। कैलाश बाबू अचानक बुरी तरह हंसने लगे। तभी अचानक खिड़की की ओर देखकर उन्होंने भयभीत स्वर में कहा, वहाँ। हम लोग खिड़की की तरफ पीट करके उनकी बातें सुन रहे थे। हम बिजली की गति से पीछे मुड़े। जो दृश्य हमने देखा उससे तो हमारा खून ही ठंडा पड़ गया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। मिट्टी के तेल वाले लैंप की मध्यम रोशनी में हमने खिड़की की काली चौखट पर एक भयानक आकृति देखी। उसमें केवल हड्डियां और चमड़ी झूल रही थी। उसका रंग पीला और सफ़ेद था। उसके खुले हुए होठों से कुछ पीले पीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसके राक्षसी चेहरे पर एक जोड़ा खूंखार आंखें कमरे की ओर इस तरह देख रही थी मानो वे कमरे में बैठे लोगों समेत सभी चीजों को कच्चा चबा जाएंगे। पल भर के लिए हमें लकवा मार गया। उसके बाद व्योमकेश उछल कर खिड़की पर गए, लेकिन तब तक वह भयानक चेहरा वहां से गायब हो चुका था। मैं भी भागकर व्योमकेश के पीछे गया। घने अंधेरे में देखते हुए हमने सोचा कि काश हम देवदार के पेड़ों की छाया में लुप्त होती उस ऊंची आकृति को एक बार देख पाते। व्योमकेश ने खिड़की के बाहर माचिस जलाकर देखा। हमें वहां कोई सीढ़ी अथवा दीवार पर चढ़ने का कोई अन्य सामान दिखाई नहीं पड़ा। दरअसल दीवार पर कोई मुंडेर भी नहीं थी कि जिस पर कोई आदमी खड़ा हो सके। व्योमकेश की दिया सलाई बुझ गई। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। वरद बाबू तब तक वहीं बैठे थे। क्या तुमने उसे देखा? उन्होंने व्योमकेश की ओर मुड़ते हुए देखा। मैंने देखा। वरद बाबू गौरवान्वित हुए। उनकी आंखें विजय के गर्व से चमक रही थीं। किस तरह दिखाई देता था? उन्होंने पूछा। कैलाश बाबू ने उत्तर दिया। अब तक तकिए के सहारे बिस्तर पर पड़े उन्होंने निराशापूर्ण दावा किया। अरे वह और किसकी तरह दिख सकता है? वह एक राक्षस था। वह मुझे बिना लिए यहाँ से नहीं जाएगा। मेरा समय निकट है व्योमकेश बाबू। क्या आपने किसी को यह कहते सुना है कि वह राक्षस से बच निकला है? उनकी भयानक मुखाकृति से यही आभास हुआ कि उनका समय निकट था, क्योंकि उनका दिल कमजोर है। वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कोई भूत अथवा राक्षस नहीं। व्योमकेश ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा। मेरा सुझाव है कि आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, वरद बाबू ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस घर पर कोई बुरी छाया है। यह किसी राक्षस का अथवा अन्य किसी चीज का मामला नहीं है। वैकुंठ बाबू की अकाल मृत्यु के बाद से राक्षस हो या वैकुंठ बाबू, कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि कैलाश बाबू का स्वास्थ्य इस दशा में नहीं है कि वह ऐसे झटके झेल सकें। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि वे इस घर से बाहर चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा। कैलाश बाबू के चेहरे पर एक अस्वीकार्य जीत दिखाई पड़ी। और मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या कोई गलत काम किया है कि किसी अपराधी या चोर की तरह यहाँ से भाग जाऊं? यदि मेरा पुत्र चाहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसे बुरे पुत्र के पिता के रूप में जीना भी नहीं चाहता, जिसे अपने पिता को मारने का जरा सा भी भय नहीं है। ऐसे घृणात्मक और अड़ियल चेहरे के सामने कोई भी तर्क व्यर्थ था। काफी देर हो चुकी थी। हम वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। अगली सुबह वापस आने का आश्वासन देकर हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर आए। वापस आते समय रास्ते में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वरद बाबू ने बीच में एक दो बार कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन व्योमकेश ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वरद बाबू चुपचाप हमारे साथ हमारे घर तक आ गए। इस बीच शशांक बाबू वापस लौट आए थे। अच्छा क्या हुआ? हमारे प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा। एक आराम कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठते हुए व्योमकेश ने जवाब दिया। भूत ने अपनी एक झलक दिखाई थी। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने अपनी इस तरह आगे बढ़ाई मानो वे खुद से ही कुछ कह रहे हों, लेकिन लगता है कि मामले को और अधिक पेचीदा बनाने के लिए वरद बाबू के भूत और कैलाश बाबू के राक्षस ने आपस में हाथ मिला लिया। अगले दिन रविवार था। अगले दिन वह जैसे ही सोकर उठे, व्योमकेश ने शशांक बाबू से कहा, चलो कैलाश बाबू को देखकर आते हैं। क्या तुम भूत को दोबारा देखने की इच्छुक हो? शशांक बाबू ने पूछा। लेकिन दिन के उजाले में उनके यहाँ जाने का क्या लाभ है? निराकार आत्माएं केवल रात में ही देखी जा सकती हैं, लेकिन हम उसका आकार देख सकते हैं। वह किस चीज़ से बना है? अच्छी बात है, और चले। हम अपनी मंजिल पर 7 बजे से पहले ही पहुंच गए। कैलाश बाबू के घर के लोग अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। एक अलसाया हुआ नौकर सीढ़ियों के नीचे वाले बरामदे में पोंछा लगा रहा था।
मकान मालिक का ऊपरी शयन कक्ष अभी बंद था। अभी भी कोई हानि नहीं है, व्योमकेश ने कहा। इस बीच बागीचे का एक चक्कर लगा कर आते हैं। बागीचे की घास ओस से गीली हो गई थी। देवदार की प्रकुचित पत्तियों की सतह सूर्य की रोशनी में से चमक रही थी। पतझड़ की सुबह पूरी तरह बेदाग थी। हम पूरे बागीचे में घूमते रहे। बागीचे का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ से कम नहीं था, परंतु उसमें कहीं भी फूलों की क्यारियां नहीं थी। गुलमेहंदी और कनेर की इक्का दुक्का डालियों पर कहीं कहीं कुछ फूल दिखाई दे रहे थे। वहां कोई माली नहीं था और संभवतः बैकुंठ बाबू ने किसी को नौकरी पर नहीं रखा था। जब गुज्जियाँ काली और मोटी हो जाती थी तो घर के नौकर उन्हें स्वयं काटकर अलग कर देते थे। हमने उद्यान के पश्चिमी किनारे से कूड़े के ढेर से इसका साक्ष्य एकत्र किया। बागीचे की दीवार के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। भट्टी की राख, जलावन का सामान, कागज के टुकड़े, कचरा, सब कुछ वहाँ एक ढेर के रूप में इकट्ठा था। कई वर्षों से धूप और बारिश की मार सहते सहते वहाँ उन सब चीज़ों का टीला बन गया था। टीले पर चढ़ते हुए व्योमकेश ने आसपास नजर दौड़ाई। मिट्टी और राख को एक तरफ हटाते हुए उन्होंने कूड़े के ढेर के अंदर झांका। एक पुराना टीन मिलने के बाद उन्होंने उसे बारीकी से देखा और एक और फेंक दिया। अरे, तुम इस कूड़े के ढेर में यहाँ क्या खोज रहे हो? उनके कृत्यों को देखते हुए शशांक बाबू ने व्योमकेश से प्रश्न किया। राख के ढेर से अपनी नज़र हटाए बिना व्योमकेश ने टैगोर का संदर्भ देते हुए कहा, जैसा कि किसी प्राचीन कवि ने कहा था, तुम्हें जहाँ कहीं भी राख दिखाई पड़े तुम उसके नीचे की सतह को देखो, क्योंकि तुम्हें वहाँ कुछ मिल सकता है। अरे, वह क्या चीज़ है? वहाँ गैस का एक टूटा फूटा चूल्हा पड़ा हुआ था। उसे ऊपर उठाकर व्योमकेश ने उसके खोल की जांच की। तभी उन्होंने अपनी उंगलियां डालकर एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। शायद वह तेज हवा के कारण उड़कर चूल्हे में गिर गया था और उसके बाद उसने काफ़ी दिनों से वहां अपना ठिकाना बना लिया था। चूल्हे को दूर फेंकते हुए व्योमकेश ने कागज को नज़दीक से देखा। जिज्ञासावश मैं भी उनके पास चला गया। वहाँ किसी छपे हुए इश्तिहार का एक भाग था। उसके ऊपर जानवरों की कुछ धुंधली तस्वीरें छपी थी। उन तत्वों ने कागज को बदरंग कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी स्याही भी इतनी फीकी पड़ चुकी थी कि उसमें कुछ लिखा हुआ पढ़ पाना लगभग असंभव था। तुम उसमें क्या देख रहे हो? शशांक बाबू ने पूछा। वहाँ तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। कागज को पलटते हुए व्योमकेश उसे अपनी आंखों के निकट ले गए। इसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ है, देखो तुम इसे पढ़ सको। इतना कहकर उन्होंने कागज मुझे थमा दिया। मैंने उसका संपूर्ण निरीक्षण किया। पहली नज़र में उससे कुछ अनुमान लगाना कठिन प्रतीत हुआ। उसमें स्याही नाम की कोई चीज़ शेष नहीं थी। केवल कुछ शब्दों का अनुमान नीब के दबाव के कारण लगाया जा सका। कठिनाई, कोई चिंता हो, जो भी हो, पिताजी उतावले, तुम्हारा बेड। मैंने अपना अध्ययन व्योमकेश के पास पहुंचा दिया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। लाओ, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। कागज के टुकड़े को मोड़कर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। इसका लेखक शायद कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने कहा, उसने बेड लिखा है। यह शब्द शायद बेड नहीं है। व्योमकेश ने अनुक्रिया की। आओ चले। व्योमकेश और शशांक बाबू ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, इस राख के ढेर को टटोलने का क्या लाभ? कैलाश बाबू तो अब तक अवश्य जाग गए होंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी भूतिया खिड़की खुल गई है। व्योमकेश ने कहा, आओ चले। घर के निकट जाते हुए हमने कैलाश बाबू को खिड़की पर खड़े देखा। एक मुरझाया हुआ पीला चेहरा। यदि किसी ने उन्हें दिन की बजाय रात में अचानक खिड़की पर खड़ा देखा होता तो उसे उनके भूत होने का संदेह होता। उन्होंने हमें ऊपर आमंत्रित किया। व्योमकेश ने खिड़की के नीचे अपनी तेज नज़र दौड़ाई। हरी घास का एक मोटा कालीन घर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिछा हुआ था। कैलाश बाबू के कमरे में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि वहाँ चाय पहले से रखी हुई थी। हालांकि हम लोग पहले ही अपने घर में एक बार चाय पी चुके थे, फिर भी हमें दूसरी चाय पीने में कोई आपत्ति तो नहीं थी। चाय के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। स्थानीय मौसम की निरंतर गिरावट, चिकित्सा उपचार के अनवरत प्रकृषित होते स्वरूप, प्रयोग सिद्ध दवाओं की गुणवत्ता, काला जादू, झाड़ फूक का कोई भी विषय चर्चा में शामिल हुए बिना नहीं रह सका। इसी बहस के दौरान व्योमकेश ने पूछा, आप खिड़की बंद करके सोते हैं ना? हाँ, कैलाश बाबू ने जवाब दिया। उसे देखने के बाद से मैं खिड़की बंद करके सोने के लिए विवश हो गया। यद्यपि डॉक्टर ने मुझे वैसा करने से रोका था। वह चाहते हैं कि मैं यथासंभव ताज़ा हवा में सांस लूं, लेकिन मैं यहाँ एक पिंजरे में कैद होकर रह गया हूँ। आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? क्या खिड़की बंद करके सोने से आपको कुछ मदद मिली?
कोई खास नहीं, लेकिन खिड़की बंद रहने से कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देता है। चूंकि वह रात के अंधेरे में खिड़की पर दिखाई देता है, मैं कमरे में अकेले नहीं सो पाता हूँ। मेरा कोई ना कोई नौकर कमरे की फर्श पर सोता है। चाय पीने के बाद खड़े होते हुए ब्योमकेश ने कहा, अब मैं आपके कमरे का सूक्ष्मता से निरीक्षण करूंगा। प्लीज इसे गलत ना समझना शशांक, मैं तुम्हारी योग्यताओं पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का आशय पुलिस की योग्यताओं से है, परंतु कई बार मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। मैं यह निरीक्षण इसलिए करने जा रहा हूँ कि कहीं तुमसे कुछ छूट तो नहीं गया है। अच्छी बात है, आगे बढ़ो, शशांक ने अनुक्रिया की। लेकिन इतने दिनों के बाद यदि तुम बैकुंठ बाबू के कमरे में कोई सुराग खोज सको तो मैं जादूगर ही समझूंगा। उनकी बात सुनकर ब्योमकेश मुस्कुराए। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। क्या इस कमरे में बैकुंठ बाबू की हत्या वाले दिन कोई फर्नीचर नहीं था? मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वह फर्श पर सोते थे और उसके पास पानी का बर्तन और पानदान रखा था। और हाँ, उसके साथ साथ तांबे की कान खोदनी भी तो मिली थी। बड़ी अच्छी बात है। कैलाश बाबू, आप अपनी चर्चा जारी रखिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं तो इस कमरे में केवल चक्कर काटता रहूँगा। उसके बाद ब्योमकेश ने शिकारियों की तरह कमरे में दबे पांव घूमना शुरू कर दिया। कभी वे छत की ओर देखते तो और कभी फर्श को घूरते हुए चलते। वे सावधान मुद्रा में काफी देर तक चक्कर काटते रहे। खिड़की के पास ठहरकर उन्होंने उसके लकड़ी के दरवाजों को बारीकी से देखा। उन्होंने उसे कई बार खोलकर और बंद करके भी जांच की। इसके बाद उन्होंने कमरे की यात्रा फिर शुरू कर दी। कैलाश बाबू और शशांक बाबू उनकी प्रत्येक गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देखते रहे। मैंने उन्हें दोबारा वार्तालाप में घसीटने की कोशिश की। इसके बावजूद कि 3 जोड़ी आंखें ब्योमकेश को देख रही थी, उन्होंने अपना निरीक्षण अनवरत जारी रखा। इस प्रकार 15 मिनट बीत गए। इसके बाद शशांक बाबू की पुलिसिया कहानी सुनकर मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरी आंखों ने ब्योमकेश का पीछा करना छोड़ दिया। अचानक उनके चौंक कर खड़े हो जाने के बाद मैं उनकी ओर मुड़ा। ब्योमकेश कमरे की दक्षिणी दीवार के पास खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब क्या है? शशांक बाबू ने पूछा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जादू, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। आओ और एक नज़र डालो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि तुमने इसे पहले नहीं देखा होगा। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया। हम भी उत्साहपूर्वक खड़े हो गए। पहले तो हम पुती हुई दीवार पर कुछ देख नहीं सके, लेकिन तभी नज़दीक देखने के बाद मैंने फर्श से 5 फीट की ऊंचाई पर एक स्पष्ट उंगली की छाप देखी। ऐसे लगा मानो किसी ने चूने को सूखने से पहले दीवार पर उंगलियों से दबाव डाला था, जिसका निशान बन गया था। वह किसी के अंगूठे का निशान है। शशांक बाबू ने बारीकी से निशान का निरीक्षण करते हुए घोषणा की। इसका महत्व क्या है? महत्व? तुमने हत्यारे द्वारा छोड़े गए इस निशान को पहले नहीं देखा था? हत्यारा? शशांक बाबू की भौहें इशारे से तनी की तनी रह गई। तुम्हें कैसे पता कि यह निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं? यह बात सही है कि हमने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि यह निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं। वे निशान कमरे की पुताई करने वाले कारीगर अथवा किसी अन्य की उंगलियों के भी तो हो सकते हैं। यह असंभव नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि पुताई करने वाला राजगीर अपनी उंगलियों के निशान दीवार पर क्यों छोड़ेगा? इस आधार पर तो हत्यारा भी अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ेगा? ब्योमकेश ने शशांक बाबू पर एक तीव्र दृष्टि डाली और उसके बाद कहा, यह तो सत्य है, तो क्या तुम इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हो? मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि इसके महत्वपूर्ण होने का कोई साक्ष्य नहीं। ब्योमकेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। साक्ष्य के अभाव में किसी भी चीज को महत्वपूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारी जेब में कोई पेन वाला चाकू या कान खोदनी है? मेरे पास पेन वाला चाकू है, लेकिन क्यों? शशांक बाबू ने मुरझाए चेहरे के साथ उन्हें पेन वाला चाकू पकड़ा दिया। ब्योमकेश की खोज से असंतुष्ट होते हुए भी वह वहां से लगभग जाने को तैयार हो गए। फिर भी उनका तर्क पूरी तरह अतार्किक नहीं था। दीवार पर एक उंगली का निशान, कोई नहीं जानता था कि वह निशान किसने और कब छोड़ा। किसी हत्या के रहस्य को उजागर करने में उसका क्या संभावित महत्व हो सकता था? और यदि वह हत्यारे की उंगलियों का निशान हुआ भी तो उससे क्या सहायता मिलेगी? जब हम जानते ही नहीं कि हत्यारा कौन था, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि उस निशान की क्या उपयोगिता हो सकती है। लेकिन ब्योमकेश ने पेन वाले चाकू के साथ दीवार पर निशान के आसपास अपना काम शुरू कर दिया। चूने की परत को सावधानी पूर्वक
ढीली करने के बाद जैसे ही चाकू के कोने को प्लास्टर के नीचे घुसाकर ऊपर की ओर उठाया, दीवार से प्लास्टर का एक टुकड़ा ढीला होकर उखड़ गया। व्योमकेश ने उसे अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। व्योमकेश ने कैलाश बाबू से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी दीवार बदसूरत बना दी, कृपया इस खाली जगह को भरवा लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने शशांक बाबू की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो शशांक, अब यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका, पहले ही 9 बज चुके हैं, अब हमें कैलाश बाबू को और अधिक परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे कैलाश बाबू, क्या आपकी अपने घर परिवार वालों से नियमित बातचीत होती है? मुझे कौन पत्र लिखने जा रहा है? कैलाश बाबू ने प्रतिवाद किया, आप मेरे पुत्र के शोषण से तो पहले ही परिचित हैं। उसके अतिरिक्त मुझे पत्र लिखने वाला कोई अन्य व्यक्ति मेरे परिवार में नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, व्योमकेश ने कहा। अच्छी बात है, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। वैसे हम आपको परेशान करने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। व्योमकेश ने दीवार पर हुए गड्ढे की ओर संकेत किया। कैलाश बाबू ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। हम वहाँ से निकलकर सड़क पर आ गए। अब तक धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी। हम अपने घर की ओर तेजी से चल पड़े।